सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम चर्चा करेंगे कि विवाह और मिलापक, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे विषय हैं जिसको हम विवाह जब करने जाते हैं अपने संतान का, तो हम उन सारी बातों का पालन करते हैं, सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो विवाह एक ऐसी हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है कि जिसको हम करते ही करते हैं, चाहे बिटिया हो चाहे पुत्र हो, विवाह करना ही होता है। जब हम विवाह करने जाते हैं तो सबसे पहला विषय यह होता है कि मेलापक हम कराते हैं। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में इसकी एक बृहद रचना की गई है और उसको हम लोग भली भांति पालन करते हैं। उसमें होता यह है कि हम देखते हैं कि गुण कितने मिल रहे हैं। हम इसी पे चर्चा करेंगे आज कि गुण इम्पॉर्टेंट है या क्या चीज़ हमारे जीवन में महत्व रखता है, और आजकल करके ये जो जीवन अभी चल रहा है उसमें वो कितना रिलेट कर पा रहा है, कितने उस शास्त्र का हम प्रयोग करें और कहाँ पे उसका प्रयोग करें, यह सारी बातों की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम ज्योतिषी के पास गए तो हमने देखा कि उन्होंने मिलाया और बताया कि इसमें 36 गुण जैसे होते हैं। 36 गुण में से हम देखते हैं कि अगर 18 गुण इस कुंडली में मिल रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये ओके है और इसमें विवाह कर लेना चाहिए। फिर हम दूसरे विषय पे भी आते हैं कि अगर गुण मिल रहा है तो फिर तलाक क्यों हो रहा है, फिर तो तलाक नहीं होना चाहिए, फिर विवाह में बाधा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि विवाह में बाधा भी आ रही है, जबकि हम कुंडली मिला के करते हैं, मुहूर्त में विवाह करते हैं, सारी चीज़ें हम पालन कर रहे हैं, फिर भी विवाह में बाधा क्यों आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों ने एक रिसर्च किया उसमें ये पाया कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है विवाह में ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री एक ऐसा पार्ट है जीवन का, अगर वह मैच नहीं किया तो आप ये समझिए कि पूरा जीवन कष्टप्रद रहेगा। आप जब भी आप अपनी कुंडली देखें और अपनी पत्नी की कुंडली, जिसका विवाह हो गया है, चाहे वो भी आप मिला करके देखें कि अगर विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है तो निश्चित रूप से ग्रह मैत्री का रोल होगा उसमें। ग्रह मैत्री में 5 अंक दिए गए, जैसे वर्ण, वश्य, तारा, भकूट, नाड़ी, 8 चीज़ों को मिलाया गया। 8 चीज़ों से 36 गुण मिले, जिसमें ग्रह मैत्री का 5 अंक होता है। ग्रह मैत्री में कौन कौन से ग्रह हम देखते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सूर्य जो आत्मा का कारक होता है उसको हम मैच करते हैं, वर और कन्या के सूर्य को एक बार मैच करते हैं। फिर चंद्रमा को हम मैच करते हैं जो मन का कारक है। फिर हम शुक्र का एक मेलापक कराते हैं जो हमारे शारीरिक संबंधों का सौख्य का कारक माना गया है, उसको हम मिलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें अगर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं तो हमको 5 अंक प्राप्त हुए कि नहीं हुए। अगर ये तीनों चीज़ें कुंडली में एक दूसरे की मैच नहीं कर रही हैं, सूर्य जो आत्मा का मतलब है कि जो आप सोचे वो आपकी पत्नी समझ जाए। आत्मा से आदमी कहता है आत्मा से जुड़ाव है मेरा, इससे आत्मा के साथ लगाव है कि मैं जो कहता हूँ वो मेरी पत्नी बिना बताए समझ जाती है, मैं जो बोलता हूँ उसको तुरंत वो फॉलो कर लेती है। ये क्या है? ये आत्मा का मिलन है। एक्चुअल में हम ये कहते भी हैं कि 2 आत्माओं का मिलन ईश्वर ने कराया है। तो आत्मा का जो कारक ग्रह है वह सूर्य माना गया। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः, और चंद्रमा जो है वह मन का कारक माना गया। तो चंद्रमा मन से, आत्मा से और शरीर से, यह तीनों चीज अगर एक होगी तब जीवन में कष्ट नहीं होगा, चाहे गुण कम ही मिल रहे हैं। गुण बहुत मिल रहे हैं और ग्रह मैत्री 0 हो गई या ग्रह मैत्री के 2 अंक 3 अंक आए तो आप ये मान के चलिए कि पूरा जीवन कष्टप्रद होगा। उसमें भी एक और बृहद चीज है जो हम अभी बताएंगे आपको। पहले तो यह है कि आप जब कुंडली मिला रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि ग्रह मैत्री पूरी 5 का 5 मिल रहा है कि नहीं। अगर 5 मिल रहा है और उसके साथ अगर नाड़ी मिल रही है, नाड़ी में हम देखते हैं कि 8 अंक नाड़ी का होता है। 8 और 5 ये 13 हुए।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8, 5, 13 अगर 13 गुण मिल रहे हैं तो आप विवाह कर लें। 90% आपको समस्याएं नहीं आएंगी। जो हम सिर्फ गुण मिला करके 90% समस्याओं को पालते हैं। तो ग्रहमैत्री एक महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्र में बताया भी गया कि अगर ग्रहमैत्री अगर स्ट्रांग है, ग्रहमैत्री अगर पूरी है, तो आपको न भकूट की बहुत जरूरत है, न उसमें वश्य की जरूरत है, न वर्ण की, न तारा की। वो इंपॉर्टेंस कवर कर देता है, वो गैप को कवर करने का काम करता है ग्रहमैत्री। तो इंपॉर्टेंट क्या हुई? ग्रहमैत्री। फिर क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे साथ जो नाड़ी है उसका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। आदि, मध्य और अंत, ये 3 तरीके की नाड़ी है। और इसमें ये कहा जाता है वर और कन्या की दोनों की सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नाड़ी में है तो आप समझिए कि उसमें हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई दोनों की एक नाड़ी न बैठ रही हो। अगर दोनों की एक नाड़ी बैठ रही है तो समस्या आएगी। जैसे कि एक कुर्सी पर अगर 2 लोगों को बैठाया जाएगा तो समस्या आना स्वाभाविक है। समस्या आएगी, प्लस वो दोनों लोग एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक ही जगह पे 2 लोग कैसे बैठ सकते हैं? वैसे ही इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि आदि और मध्य और अंत, इन 3 नाड़ियों में दोनों की एक ना हो। आदि आदि ना हो, मध्य मध्य ना हो और अंत्य अंत्य ना हो। ये तीनों की एक नहीं होनी चाहिए। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नहीं तो क्या होता है, वर पक्ष की हानि हो सकती है, वर की हानि हो सकती है, कन्या की हानि हो सकती है, दोनों की हानि हो सकती है। यह शास्त्र का एक नियम है, जो एक बहुत बृहद एक टॉपिक है, बहुत बड़ा एक नियम है। इसी क्रम में हम मान लीजिए जैसे कुछ लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, और जब हमारे पास आए तो कुंडली मिलवाने के लिए तो हमने देखा कि उनका ग्रहमैत्री भी नहीं मिल रहा है और नाड़ी भी नहीं मैच कर रहा है। ये दोनों चीजें नहीं मैच कर रही, लेकिन वो विवाह करेंगे ही करेंगे। तो एक शास्त्र का मत है कि जब आप स्वयं वर को चुनते हैं तो वहां पे किसी ग्रह का दोष योग नहीं देखते हैं, वो कर सकते हैं विवाह। ये भी ज्योतिषियों का मानना है, लेकिन मैं उसको और सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुंडली में, दोनों की कुंडली में आप देखें, जो भी ज्योतिषी है वो एक बार निरीक्षण करें दोनों की कुंडली में, वर और कन्या, केंद्र और त्रिकोण जो शुभ भाव हमारे 6 माने गए हैं, इन 1, 4, 7 और 10, पंचम और नवम, ये सर्वाधिक शुभ माने गए, जिसमें सप्तम स्थान को मारक मान लिया गया, लेकिन उसका केंद्र के होने के कारण वो दोष नहीं लगता है। तो 1, 4, 7, 10, 5 और 9, यह 6 भाव में वर और कन्या, इन दोनों की कुंडली में अगर शुभत्व ज्यादा होगा, यानी इन दोनों की कुंडली में, इन भावों में अगर शुभ ग्रह ज्यादा विद्यमान होंगे, या यहाँ का लॉर्ड जो अधिपति ग्रह है वह बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, और संयोग बस अगर वो शुभ ग्रह है, जैसे पंचम स्थान का स्वामी गुरु हो जाए और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हो जाए, वो दोनों की स्थिति, वो दोनों वर और कन्या दोनों की कुंडली में हो जाए, तो कहने का मतलब है दोनों के 6 भाव आप उठाइए और उसमें ग्रहों की गणना करिए कि कौन सा शुभ है और कितने भाव शुभ हैं, कितने भाव अशुभ हैं। अगर ये दोनों आपको 6 भाव शुभ दिख गए तो आपको ओके करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इस पे एक रिसर्च किए हैं और देखे हैं कि ये कैसे होता है। तो आप जब भी इस फंडामेंटल्स को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग सफल हैं। इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब हम 33 गुण भी मिल रहा है तब भी विवाद हो रहा है। कुंडली, हमने कहा माँ बाप इसीलिए परेशान है कि भाई सब सारे फार्मूला जो गुरुजी ने बताए वो सब अपना लिए, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हुआ, फिर भी तलाक होने की स्थिति है और कई बार तलाक हो भी जाता है। तो हम इसको इसी तरीके से रोक सकते हैं। इसके बहुत सारे आयाम भी हैं, बहुत सारे उपचार भी शास्त्र में बताए गए कि भाई अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप इसका मंगल का जप करिए, शनि का उपचार करिए, राहु का उपचार करिए, जो जर्नली विवाह में बाधा पैदा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो देखना चाहिए, जब हम कुंडली मिला रहे होते हैं उस समय आप देखिए कि सप्तम भाव शुद्ध है कि नहीं। शुद्ध का अर्थ यही है कि उस भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं है, उसका स्वामी
कहीं पाप ग्रहों के साथ या 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ है, और शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पे है कि नहीं। यह अगर 3 बातों का आपने अध्ययन कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि उसके जीवन में समस्या नहीं आएगी। अगर कुंडली में तलाक का योग ऑलरेडी बना हुआ है और वह कोई एक व्यक्ति आया आपके पास पूछने के लिए कि हम इनसे विवाह करना चाहते हैं, हमको ये पसंद है लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं, कुंडली भी गुरुजी ने मना कर दिया है, अब आप बताइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो वहां पे सबसे पहले हम यही विचार करते हैं कि कहीं इनके कुंडली में, दोनों की कुंडली में मृत्यु का योग तो नहीं है, कहीं अकस्मात मृत्यु, एक्सीडेंट से मृत्यु या कई प्रकार के वो हो सकते हैं, ऐसा तो कुछ योग नहीं है। दूसरा, अगर उम्र है तो तलाक तो नहीं हो जाएगा कि आज विवाह करा 1 साल बाद अलग हो जाए। 1 साल, भाई ऐसा क्या हो गया कि 1 साल बाद आप अलग हो गए। यही हुआ कि जब संसर्ग होता है एक दूसरे का, तभी वह ग्रह एक्टिव होता है, तभी शुक्र का प्रभाव, तभी सूर्य का प्रभाव, तभी चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन को एक तरीके से संगठित करने लगता है। वो एक अलग, इसीलिए आप देखे होंगे कि कई बार विवाह होने के बाद उस व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि पत्नी आई, उसके बाद जीवन एकदम बदल गया आचार्य जी, उसके बाद तो लगा ही नहीं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यह बहुत होता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जब हम संसर्ग में आते हैं तो हम उसके ग्रह योग हमारे ग्रहों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हम अभी 6 भाव की चर्चा कर रहे हैं उसका अर्थ ही यही है कि अगर कुंडली में ग्रह बलवान है और वो भाव बलवान है तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में समस्या आ नहीं सकती है और ग्रोथ करेगा ही करेगा। एक और महत्वपूर्ण विषय, जब हम इतनी बातों को देखते हैं तब हम आगे की दशाओं के बारे में भी जरूर चर्चा करते हैं, क्योंकि जितना भी कुछ घटित हुआ है या घटित होगा वह सिर्फ और सिर्फ दशा बताती है। कुंडली में चाहे जितना बड़ा राजयोग हो, अगर दशा सही नहीं आई तो आप ये मान के चलिए कि वह राजयोग धरा का धरा रह जाएगा। और छोटा सा भी राजयोग है और दशा में आ गया तो आपको राजा बना सकता है। ये दशा का ही प्रभाव है सिर्फ। तो सबसे बड़ी चीज, इन सारी चीजों में भी दशा का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो 36 मिला रहे हैं उसमें से अगर 13 गुण मिल रहे हैं तब भी हम विवाह कर सकते हैं। हम उसके पक्षधर नहीं कि 18 मिल रहा है तभी आप विवाह करें, 13 भी मिल रहा है तो आप एकदम विवाह करें। उसमें एक कंडीशन सिर्फ आप और लगा लें, एक बार जो ज्योतिषी से मिल करके आप ये जरूर चेक करा लें कि दोनों के जो 6 भाव हैं वह शुभ हैं कि नहीं, शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पे या सप्तमेश पे है कि नहीं। तीसरा चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आप दशा भी एक बार चेक करा लें कि आगे कोई ऐसी दशा खराब तो नहीं आने वाली है। दशा एक जैसे कभी भी नहीं रहती, कभी भी हमेशा राजयोग नहीं रहता, कभी भी हमेशा दुर्योग नहीं होता है। इसीलिए आदमी कहता है कि समय बदलेगा जरूर, क्योंकि ये टाइम फ्रेम है। किसी ग्रह की 18 साल दशा है, किसी की 20 साल है, तो ये दशा है, दशा बदलती जरूर है, लेकिन हमको ये कुछ टाइम फ्रेम लेकर के चलना चाहिए। आगे का 10 साल 15 साल हमको विचार करना चाहिए। और एक और जो पक्ष हमारे मस्तिष्क में आ रहा है कि संतान का भी आपको विचार कर लेना चाहिए कि संतान कैसे होगी। आजकल लोग संतान का विचार, जो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं संतान बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं अगर वह मिल जाती है और आप ओके कर देते हैं तो मेरे लिए ठीक है। संतान हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो एडॉप्ट कर लेंगे। और संतान भी प्राप्ति के बहुत सारे आयाम आ गए, IVF और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ गई है। तो आदमी कहता है अगर गुरुजी ये समस्या है तो हम आगे दूसरा कुछ प्लान कर लेंगे, लेकिन मुझे विवाह इन्हीं से करना है, इनसे करने के बाद मेरे जीवन में कष्ट ना हो। कई बार तो लोग एक विवाह कर चुके होते हैं, दूसरा विवाह आते तो उनको ये भी डर होता है कि एक बार तो कर लिए, दूसरा करे तो फिर ना अलग हो जाए, तो क्या मैं जीवन भर विवाह ही करता रहूँगा? ऐसा उन सारे लोगों को एक संदेश है कि आप जब भी ये करें तो ये भी अपने आप माइंड में रखें कि ग्रह मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप ध्यान दें। दूसरा, नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, आपके ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, आपकी दशा महत्वपूर्ण है। ये 4 बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जीवन में समस्या कम से कम आएगी और जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुखी आपका होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ अब हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।